अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है वो पैदा हुई जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अल्तवा के हवाले के ख़िलाफ़ केस सुनने के हवाले से जब बेंच आया तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो हैं वो कोई बात करना चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले के तनाजुर में मैं केस सुनने से माज़रत करता हूँ। मैं उस बेंच का हिस्सा और दस्तखत कुनिंदा हूँ जिसने ये फ़ैसला दिया है कि जब तक रूल्स जो हैं वो डिफ़ाइन नहीं हो जाते हैं, ये जो सो मोटो वाला मामला है इसको रोका जाए। अब ये जो सूरत हाल है ये उस वक़्त पैदा हुई जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से जो है ये करार दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 184(3) के इख्तियार समात के हवाले से आइन के आर्टिकल 191 के तहत रूल्स नहीं बन जाते तब तक 1843 के तहत मुकदमात की समाअत जो है वो मुलतवी की जाए। अब ये जो सूरत हाल थी इसके नतीजे में बेंच टूट गया, बेंच उठ के चला गया, कार्रवाई मौखर हो गई और फिर जजेस जो हैं वो अपने चैम्बर में मुशावरत करते रहे। बेंच तो लौट कर ना आया, लेकिन कोर्ट नंबर 1 के स्टाफ ने बताया कि अब कल जो है ये मामला बेंच सुनेगा, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के बग़ैर सुनेगा और क्या अब ये 4 रुकनी बेंच होगा। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन अफसोसनाक है। ज़ाहिर है सियासत तो सियासत का ख़ासा होती है, वो तो ये सब चीज़ें करते ही रहते हैं, लेकिन जिस हालात और वाक़यात का इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर से सामना है वो यकीनन तशवीशनाक है, क्योंकि बड़ी वाज़ेह तक़सीम जो है वो दिखाई दे रही है। ज़ाहिर है कि इसी सूरत हाल के साथ साथ जो है हुकूमत का जो अदालती इस्लाहात का बिल था आज सेनेट से भी जो है वो मंजूर हो गया है। अब इस पे भी माहिरीन कानून जो है वो मुनक़सिम हैं। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो सेनेटर भी हैं उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि ठीक है आप ये जल्दबाजी में कर रहे हैं, कर लीजिए, ये चैलेंज होगा और मुस्तरद हो जाएगा। कल जस्टिस शाइक उस्मानी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी यही बात कही कि ये चैलेंज होगा और मुस्तरद हो जाएगा। बुनियादी तौर पर ये इख्तियारात ना तो महदूद करने की बात है ना ही मसदूद करने की बात है। ये बात पाकिस्तान बार कौंसल्स और दीगर जो बार्स उनकी जानिब से बड़ा दरीना मुतालबा रहा है और ये माजी में देखा गया है कि सो मोटो का बड़ी बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया गया और उसके नतीजे में इस मुल्क को जो है वो बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। सियासी फ़ैसले तो अपनी जगह वो सियासतदान जाने, उनका काम जाने, लेकिन जहाँ पर कानूनी पेचीदगियाँ भी आईं उससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा और उसकी एक नज़ीर जो है वो यकीनन रिकॉर्डिक फ़ैसले की सूरत में है। लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है ये अपने अंदर बहुत से सवालात को जो है वो जन्म दे गई है। आज पाकिस्तान की आला अदलिया जो है वो एक मुनक़सिम अदारा बन चुकी है। वहाँ पे दिखाई ये देता है, तासुर ये उभर कर सामने आता है कि जैसे फ़ैसला साजी जो है उसके अंदर यकीनन राय तो मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि राय की बजाय इख्तलाफ जो है वो इस नौइयत का पैदा हो जाए कि बुनियादी असूल जो हैं वो मुतासिर होना शुरू हो जाए। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के। हमारे साथ मौजूद हैं यासीन आज़ाद साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर गौर खान साहब जो कि वकील हैं इमरान खान के। हारून रशीद साहब, मैं आपसे ज़रा शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है बार और बेंच का बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है और आप बार कौंसिल के जो हैं वो वाइस चेयरमैन हैं। ये जो इस वक्त अदालत के अंदर सूरत हाल दरपेश है, यकीनन इससे पहले भी हम ये मनाजिर देख चुके हैं। जस्टिस सजाद अली शाह का मामला अभी तक ज़हनों से महव नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि एक दफ़ा फिर हमारी
अदालत उज़्मा जो है वो उसी तरह की बहरानी कैफियत का शिकार हो गई है? हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सिस्टम के न होने की वजह से कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम दिया जाएगा और किस तरह सुओ मोटो पे अमल दरामद किया जाएगा, तो ये एक तरीकाकार पहले से वजह अगर हो जाता तो आज ये नौबत देखनी ना आती। अब सुओ मोटो के तहत जो भी एक्शन लिया जाता है, इससे पहले जितने भी लिए जाते थे वो फाइनल होते थे, वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकते थे, और जितने भी फैसले हुए उन लोगों को सजा भी हुई, लोगों को प्राइम मिनिस्टर को उधर से जाना पड़ा, लेकिन उसकी वजह ये है कि अल्टीमेट कोर्ट है और अल्टीमेट कोर्ट का ऑर्डर जो है जब चैलेंज ना हो तो वो फाइनल होता है। तो इसमें चूंकि कोई सिस्टम नहीं था कि सुओ मोटो एक्शन के तहत कौन, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साहब के पास इख्तियार होता था। अब ये तो एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि ये एक सिस्टम बाकायदा होना चाहिए, असेंबली की तरफ से होना चाहिए, जो कि असेंबली ने बिल भी पास कर दिया है। और इस बिल में कोई, मैं तो नहीं समझता कोई एम्बिग्युइटी या इलीगैलिटी या इरेगुलरिटी है। उसकी वजह यह है कि एक सिस्टम आ जाएगा कि एक शख्स के खिलाफ अगर कोई ऑर्डर होता है किसी के खिलाफ भी, तो वो उसे अपील की इजाजत मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। कानून तो यही कहता है। अच्छा, इसमें यासीन आज़ाद साहब ज़रा इसको ओपन कर लेते हैं। आपको लगता है कि इस वक्त हमारी अदलिया का जो मामला है और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो एक अंदरूनी खलफशार का शिकार हो चुकी है? हमारे मुल्क में पहले और आप आईनी बुरान में हमें नजर आता है, लारे को नजर आता है। मेरी 45 साल प्रैक्टिस में पहली दफा मैंने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम के अंदर जजेस के दरमियान इख्तिलाफ से राय इतना अरूज पे है। और इससे पहले आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान के गवर्नमेंट के सदे में भी जुडिशियल कमीशन के अंदर में भी एक जबरदस्त ग्रुपिंग आई, जिसकी वजह से आज 2 जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने चाहिए थे, आज मेरे ख्याल में 4-5 महीने से ज्यादा पीरियड हो गया, आप 2 जजेस अपॉइंट नहीं कर सकते, इसलिए कि जुडिशियल कमीशन में आपके दरमियान जबरदस्त किस्म का इख्तिलाफ है। अब ये हिसाब जो है जज साहिबान के, ये मैं समझता हूँ कि इदारे के लिए नुकसानदेह है, और मुझे किसी भी सूरत में ये नहीं आती कि अब सुप्रीम कोर्ट में हालात जाएंगे। अब आपको याद होगा कि जब आर्टिकल 63A का जजमेंट पंजाब का है, मैं तो एक बात बिलाखुफ कहता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से पंजाब में आईनी बहरान स्टार्ट जो आए दिन तक अपनी जगह जारी होता रही है। अब उस आईनी बहरान के साथ साथ अब गौर खान साहब, अब जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा है उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये है, वो कह रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट टू द चीफ जस्टिस यूनिलैटरल एंड आर्बिट्ररी पावर to decide the above matters. With respect, the Chief Justice cannot substitute the personal wisdom with that of Constitution. Collective determination by the Chief Justice and the judges of the Supreme Court can also not be assumed by an individual, albeit the Chief Justice. अब जब ये सूरत हाल है और जो पार्लियामेंट की तरफ से जो बिल मंजूर किया गया है वो तकरीबन एक जैसा है, तो आपको लगता है कि ये बेहतरी ला सकता है, और या ये कि ये अब चैलेंज बन जाएगा एक चीफ जस्टिस के लिए कि नहीं, मेरी ये ताकत जो है वो छीनी जा रही है, मुझे कमज़ोर किया जा रहा है? नहीं, इसके दो अलग अलग पहलू हैं। एक तो उसका ये है कि जिस तरह रूल्स हमारे बने थे, तो रूल्स पहले बने थे 1956 में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बन गए 1980 में, और आईन ये कहता है कि जी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो है ना बेंचेस में बैठे और उनके प्रैक्टिस और प्रोसीजर सब्जेक्ट टू लॉ और आईन, ये अपना रूल्स आप तय कर ले और बना ले। इसमें अब यह है कि ये ज़रूर हुआ है कि बाज़ मौक़ों को बाज़ सीनियर जज साहिबान को ये शिकवा रहा है कि उनको अक्सर बेंचेस से अलग रखा जाता है।
तो इसलिए वो समझ रहे हैं कि जी जो इतने अरसा हो गया तो सीनियर जज साहिबान नहीं आए, शायद उसकी वजह से थोड़ी उसकी एक दूसरे के साथ हमदर्दी बढ़ी है, या वो उनके जहन में ये बात थी, तो ये करते करते यहाँ नहज पे पहुंच गया कि वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस आने जोन ना करे। अदरवाइज जो मौजूदा लॉ है उसमें यही है कि बेंच बनाना चीफ जस्टिस की सवाबदीद है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास जो भी सवाबदीद है, कोई भी डिस्क्रिप्शन पावर जो है वो आप आर्बिट्ररी एक्सरसाइज नहीं कर सकते कि मैं अपने लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से बाज जज साहिबान को बेंच का हिस्सा ही ना बनाऊं। लिहाजा ये इख्तियार इसलिए दिया जाता है कि अगर बेंच ऐसे तश्कील देना है जिसका तकाजा यही है सब्जेक्ट मैटर का कि क्रिमिनल एक्सपर्टीज के जज चाहिए, तो वो अगर जूनियर भी जज साहिबान हो तो वो भी बेंच में शामिल हो जाएंगे। और अगर जब बेंच का तकाजा यही है सब्जेक्ट मैटर का कि इसमें कोई कॉर्पोरेट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज चाहिए, तो बाज जज साहिबान की एक्सपर्टीज दूसरों के मुकाबले में कुछ ज्यादा हो जाती है। तो डिस्क्रिशन का एक्सरसाइज आन जनाब चीफ जस्टिस की सवाबदीद पे ही होना चाहिए। अलबत्ता चीफ जस्टिस का भी फर्ज बनता है कि वो सारे जजेस को इकरास द बोर्ड रखे। जब डिसीजन होता है, मैं आपको तस्करा करूं, समटाइम ये भी हो जाता है 3 जज साहिबान अगर बैठे, उनमें से चीफ जस्टिस डिसाइड करता है कि किसने जजमेंट लिखनी है। जो सीनियर जज है वो फैसला करता है हमने इस पिटीशन को डिसमिस किया, जजमेंट कौन लिखे वो किसको लिखे। पूरी दुनिया में ये कानून राइज है कि वो चीफ जस्टिस महज एक जज को ना दिया करे कि वो सारी जजमेंटें लिखे, बर वो मुख्तलिफ को जज साहिबान में डिवाइड करते जाए, इस तरीके से हो जाए। तो ये तो शिकवा मैं समझता हूँ बरहक है कि वो ये कहते हैं कि जी जो बाकी जज साहिबान है सीनियर उस बेंच के आन नाम हिस्सा नहीं रहा है। अलबत्ता मैं इससे एग्री नहीं करता बिल्कुल, और ये होना भी नहीं चाहिए कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात में बाकी जज साहिबान भी शामिल हो और बेंच बने ना जब तक बाकी जज साहिबान भी उसमें यस न कह दे। इससे मसला मजीद गंभीर हो जाएगा। बेहतर यही है कि चीफ जस्टिस साहब अपनी सवाबदीद एक्सरसाइज करते हुए अपने ब्रदर जजेस का ख्याल रखे, बजाय कि ब्रदर जज चीफ जस्टिस के साथ बेंच का हिस्सा बनाने में किरदार अदा करें। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें हारून रशीद साहब ये फरमाइएगा कि एज ए जूरिस्ट आप ये कैसे देखते हैं कि आज बेंच जो है वो टूटा, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो हैं उन्होंने ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया, लेकिन मुशावरत भी हुई, लेकिन उसके बाद फ़ैसला क्या हुआ? फ़ैसला ये हुआ कि ये जो केस है ये यही बेंच सुनेगा और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल नहीं होंगे। और ये भी नज़र यही आ रहा है कि जैसे ये 4 रुकनी बेंच होगा, इसको आप कानूनी तौर पर किस तरीके से देख रहे हैं? एक्चुअली जिस तरह गौर खान ने कहा है कि ये तो चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार होता है, डिस्क्रिशन होती है कि वो बेंच बनाए। वो तो रूटीन वाले बेंच जो बनते हैं वो बनते ही हैं। ये जो आइन में आप आज अमेंडमेंट की है पार्लियामेंट ने, उसमें ये कहा गया है कि जो सुओ मोटो स्पेशली केस होंगे उनमें चीफ जस्टिस साहब और सीनियर प्यूनी जज और नेक्स्ट सीनियर जज जो हैं वो उसका हिस्सा होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि इस बेंच में कौन कौन होना चाहिए। इसलिए किया गया है कि ये जो अब पूरे मुल्क में इंतशार फैला हुआ है और इसी वजह से हुआ है कि चीफ साहब ने अपनी मर्जी से ही, जाहिर है उनकी डिस्क्रिशन है, बेंच बनाते रहे हैं, लेकिन उस बेंच पे एतराज़ात आते रहे हैं। अब एतराज़ात इस तरह भी हैं कि जुडिशल अफसरान, जुडिशल जजेस जो हैं वो खुद भी एतराज़ कर रहे हैं कि ये जो बेंच है बनने का तरीका जो है वो ठीक नहीं है। काजी फाजीसा साहब ने जो ऑर्डर किया था ये 15 मार्च को किया था, लेकिन वो आज निकला है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसको भी रखा गया था कि अभी तक वाज़ेह नहीं किया गया। लेकिन इसमें हारून रशीद साहब, सवाल मेरा ये था कि अब ये जो मामला चल रहा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाला, और इसकी जो सूरत हाल है उसके अंदर अब अगर पूरा बेंच नहीं बैठता, जस्टिस अमीनुद्दीन नहीं है, तो फिर इसकी अहमियत, तफादियत, हैसियत क्या, इसको कैसे लिया जाएगा?
अभी तो उन्होंने कंस्टिट्यूट किया है कोई बेंच कल के लिए दोबारा, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि उसमें मेंबरान कितने हैं और कौन कौन मेंबरान। लेकिन आपको लगता है कि जो ये इतना इस तरह की एक स्टेटमेंट अदालती अमले की जानिब से आ गई है कि जस्टिस अमीनुद्दीन के बग़ैर वो होगा, तो वो तो बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि और ये भी कह रहे हैं कि यही बेंच सुनेगा, तो अगर जस्टिस अमीनुद्दीन नहीं है तो हारून रशीद साहब फिर पीछे तो 4 ही रह जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो आज बिल सेनेट में भी पास हो गए। अब उस सूरत हाल को सुप्रीम कोर्ट को खुद इस बेंच को देखना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को देखना चाहिए कि चूंकि बिल उधर पास हो गया है और तो पार्लियामेंट का बिल है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका जो उन्होंने अमेंडमेंट कर दी है, तो उसकी इंतजार तक या उसके फाइनल होने तक 2-4 दिन की बात है, ये बेंच एडजर्न कर दिया जाए और फर्दर वो नए कानून के मुताबिक लाएअमल तय किया जाए। गौर खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं यासीन आजाद। मैं ये चाह रहा था दो वजाहत सिर्फ कर दूं। एक तो वो कोर्ट के अमले ने बेसिकली जज साहबान नहीं आए ऑर्डर सुनाने के लिए, मैं कोर्ट में मौजूद था पीटीआई की तरफ से, इस पिटीशन में मैं और अली जफर साहब है, तो मैं मौजूद था। कोर्ट का ऑर्डर सुनाया गया। कोर्ट का ऑर्डर ये था कि दिस केस इज adjourned to a date to be fixed before a bench in which one of us, अमीनुद्दीन खान, is not a member। तो केस कल के लिए 11:30 के लिए एडजर्न हो गया, और जब ये लिखा गया हो कि एडजर्न हो गया, इसका मतलब है कि सेम बेंच के हेयरिंग करेगी, और अगर री हेयरिंग हो जाती, अगर कोई और नए मेंबर आ गए इसमें, तो फिर री हेयरिंग होगी, वो सिचुएशन डिफरेंट हो जाता है। तो एक तो यह है कि ये यही बेंच कंटिन्यू करेगा मोर लाइकली। अभी तक उन्होंने नहीं बोला कोई और बेंच है, लेकिन एक बात की इस्तात जरूर करूं जो हारून रशीद साहब फरमा रहे हैं, एक्चुअली जो जो नया लॉ पास हुआ है वो तो सिर्फ सोमोटो से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ सोमोटो के केसेस हो, वो सारे आर्टिकल 184(3) से रिलेटेड है, और उसका सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट इतना है कि उसमें ये प्रोवाइड हुआ है कि आइंदा अगर आर्टिकल 184(3) की पिटीशंस आएगी तो वो तीन मेंबर्स कमेटी जो है जज साहिबान, वो पहले देखें कि ये क्या वो इंटरटेन करना है या नहीं करना। जो केसेस ऑलरेडी, जिस तरह हमारी वाली पिटीशन है, इसकी स्टे नहीं होगा कि इसकी प्रोसीडिंग्स स्टे हो जाए और तब इसमें कार्रवाई हो जाए, जब तक वो लॉ प्रेसिडेंट पास साइन न करे वगैरह। ये तो वो केसेस है जो ऑलरेडी प्रोसीड कर रहे थे, तो ये प्रोसीड होंगे। अलबत्ता जो काजी फाइसा साहब ने ऑर्डर कल किया, उनका कहना ये है 2 मेंबर बेंच साहिबान का कि नहीं, ये सारी प्रोसीडिंग रुक जाए अनलेस अनटिल रूल वजह हुए हों या क्लैरिफाई हुए हों कि इनके बेंचेस कौन बनाएगा और किस किस्म की नोयत के लिए कितने मेंबर का बेंच बनेगा। उसके मुताबिक ये कि वो 2 मेंबर्स का फैसला है। मेरा ख्याल है कल अगर ऑर्डर की कापी आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदा बेंच जिसने ये पिटीशन सुन रही थी, तो उन्होंने भी इसके बारे में ऑब्जर्वेशन दी होगी, और इसीलिए तो उन्होंने केस एडजर्न किया, तो इसकी हियरिंग तो शायद कल कंक्लूड ही हो जाए। अब यासीन आज़ाद साहब, जो गौर खान साहब कह रहे हैं कि हेयरिंग कंक्लूड हो जाए, मैं ज़रा इस चीज़ पे चाहता हूँ कि पता तो चले कि फिर ये इसी बेंच ने सुनना है, ये किधर से शुरू हुआ था और सुकड़ता सुकड़ता 4 पर आ गया है, तो अब इसकी फैसले की और उसकी अहमियत और हैसियत क्या होगी फिर? देखिए ना, यहाँ पोजीशन जिस तरह अली गौर साहब ने कहा, ये बात दुरुस्त है कि आप किसी और मेंबर को बेंच के अंदर शामिल करते हैं तो फिर केस नए सिरे से री हियरिंग पे चला जाएगा। अब 4 जजेस के बेंच बनाने का मतलब तो क्या कि आप जहाँ आपके आर्गुमेंट थे वहीं से कंटिन्यू करेगा केस। सवाल फिर आप आके वहीं खत्म हो जाता है कि इतना आईनी मामला जो है, जब आप बेंच कंस्टिट्यूट करते हैं फिर जब उंगली उठाई जाती है तो वो तब उठाई जाती है पता ही चले कि जब भी आईनी तौर पर कोई मामला आपके सामने आता है तो आप अपनी ही मर्जी के जजेस को लेने का इख्तियार है, लेकिन सीनियर जजेस को इग्नोर करना और उनको बेंच के शामिल न करना बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है। आपको पेशावर का वाक़या मैं बताऊँ कि नासिर मुश्ताक साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जस्टिस काजी साहब बेंच में थे, उनके दरमियान एक सफर हुआ ताकि मुश्ताक साहब ने थोड़ी तौर पर उठ के चले गए। जाने के बाद उन्होंने कह दिया कि फट से काजी साहब को बेंच से निकाल दिया और दूसरे जज को शामिल हो गए। तो इस तरह के फैसले जब चीफ जस्टिस साहिबान करेंगे तो फिर उनको ये कहने का हक बनता है कि बेंच वो कंस्टिट्यूट होनी चाहिए, स्पेशली लीगल मामला में। जिस तरह आपको याद होगा कि अब जो सूरत हाल है, जस्टिस काजी साहब ने जितनी 184 की प्रोसीडिंग थी
उनको उस वक्त तक सस्पेंड कर दिए हैं तक वो कहते हैं। अब जो हाल है, जिस तरह मैं आपके सामने ये बात अर्ज कर रहा था कि जब हम तमाम सबका सदूर की पर हम बस से ये रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके ये एक आईनी मामला है, आप फुल कोर्ट में ले जाएं, लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने हमारी बात को डिसएग्री किया और उन्होंने 3 रुकनी बेंच ने फैसला कर लिया। अब ये जो सूरत है ये हमारे लिए तशवीशनाक ये है कि शुरू से हम ये कहते थे कि बेंच कंस्टिट्यूट अगर करनी भी है, जो सिंह जजेस हैं उनको इग्नोर मत करें, स्पेशली आईनी मामला। लेकिन मैंने ये देखा कि आईनी मामले जब भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, बेंच जो कंस्टिट्यूट की गई है उन्हीं जजेस की गई है जो अमूमन ये देखता है कि वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस को वो करते हैं। मैं आता हूँ यासीन आज़ाद साहब। अच्छा गौर खान साहब, इसमें ज़रा ये भी जवाब दे दीजिए कि देखें ये जो सूरत हाल है, अब ये जो बेंच है, इस बेंच की तश्कील के बाद ये बात कही गई कि ये एक हमख्याल बेंच है जी, और जो नतीजा है वो भी सबके सामने आ जाएगा, उसके बारे में भी पेशीन गोई कर दी गई। अभी भी मैं एक कानूनदान से बात कर रहा था तो वो कह रहा था कि ये तो इतनी जल्दी में लगते हैं, लगता फैसला भी लिखा हुआ है। जब ये सूरत हाल हो गौर खान साहब, तो फिर आप ये नहीं समझते हैं कि इस बेंच की तश्कील 9 होनी चाहिए, या ये कि 9 से 7 से 4 पे आ गया है, तो ये तो फिर ना फैसले की कोई अहमियत रहेगी ना कोई हैसियत होगी। नदीम साहब, बेसिकली ये है कि नहीं, जजमेंट नहीं लिखी हुई है और इतनी भी जल्दी में नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि इसकी जल्दी थोड़ी सी रिक्वायर्ड है। उसकी रीज़न ये है कि असम्बली डिज़ाल्व हुई और इनका तकाजा है कि 90 डेज से लेटर इलेक्शन ना हो, ऑलरेडी डिले हो चुका है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जिस तरह पहले भी डे टू डे बेस पे सुप्रीम कोर्ट ये केसेस सुनती रही है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया बल्कि 11:30 ताकि बाकी काम सफ़र ना हो, इसीलिए कर रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब 9 से 7, 7 से 5 और फिर एक ही जज भी बीच में निकल जाता है और 4 मेंबर जज साहिबान जो है, पिछले वाले केस में भी 9 से चलते चलते 4-5 बन गए और फिर जज साहिबान आपस में कंट्रोवर्सी में शुरू हो गए, क्योंकि अवाम की नज़रें तो सुप्रीम कोर्ट पर है कि जो कंट्रोवर्सी इनके पास आएगी, लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में आके तो ख़त्म होगी। लेकिन जब आपके पास सुप्रीम कोर्ट से ही आवाज़ आ जाती है कि लोग सोचना शुरू कर जाते हैं कि जज साहिबान एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जज साहिबान के पीटीआई का तो आज का मौक़िफ़ यही है और कैटेगोरिकली कहा है कि चीफ जस्टिस की सवाबदीद है, आप फैसला कर लें। आप मौजूदा बेंच बनाना चाहते हैं कि मौजूदा बेंच सुने तो हम फिर भी खुश है, आप लार्जर बेंच बनाना चाहें तो फिर भी राजी हैं। और आज की पीटीआई की स्टेटमेंट यही, आप फुल कोर्ट बनाना चाहें तो ज़रूर बना ले, लेट द कोर्ट डिसाइड कि इसको कैसे फैसला करना चाहिए। मैं गौर खान साहब आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने ये सवाल मैं हारून रशीद साहब से लेके चल रहा हूँ और ये मैं सबके पास लाना चाहता हूँ कि ये एक बात कही जा रही है कि ठीक है, पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया है, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक बात ये कही जा रही है कि आईनी तरमीम के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते, एक राय ये है कि नहीं, कानून के ज़रिए हो सकता है। दूसरा ये बात कही जा रही है हारून रशीद साहब कि ठीक है, अब अगले 15-20 दिन अदालतों में रौनकें लगेंगी और ये चैलेंज होगा और फिर मुस्तरद हो जाएगा, इट विल बी स्ट्राइक डाउन। तो आप क्या कहते हैं? देखिए ना, स्ट्राइक डाउन का भी तो ये आज अली जफर साहब कह रहे थे सेनेट में कि ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। ये तो अदालत का, इन्हें पहले ही पता होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पार्लियामेंट जो है अपना रोल प्ले कर रही है और पार्लियामेंट ने अपना रोल प्ले करते हुए ज़रूरत समझी है कि 184(3) के तहत, चूँकि ये पहले मामला नहीं थे, अब ये चीज़ें इस तरह हों कि सुओ मोटो जो भी एक्शन लिया जाए उसमें सीनियर जो 3 जजेस हैं वो उसका हिस्सा हों और उसके उनके मुताबिक बेंच बने। तो ये सूरत हाल है। अब कानून साजी हो रही है, इसमें इतनी भी अगर ये सामने आ जाता है तो उसके मुताबिक, जिस तरह गौर खान ने खुद भी कहा है कि फुल बेंच बनने में एतराज़ नहीं है पीटीआई को, तो फुल बेंच बन जाए। हमारी तो कंटेंशन शुरू दिन से ये है कि ये फुल बेंच बनाए, जो भी फुल बेंच डिसाइड करे वो, ताकि मामलात जो हैं वो ठीक हों। हारून रशीद साहब, इस सवाल का जवाब आप देना चाहें दे दें, ना देना चाहें आपकी सवाबदीद है, क्योंकि ये मैंने पूछने तो बाकी दोनों हजरात से भी हैं। वो ये है कि क्या आपको लगता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जहन में एक फ़ैसला है और वो समझते हैं कि अगर फुल बेंच तश्कील दे दिया तो शायद वो नतीजा ना निकल पाए?
देखें ना, अब मामला तो अब यही है, मेरे ही जहन में नहीं है, सारे लोगों के जहन में यही है कि ये एक डिसीजन लेके बैठे हुए हैं। इस तासर को खत्म करने के लिए अगर फुल बेंच हो जाए तो कोई एतराज नहीं हो, क्योंकि जिस तरह बेंचेस बन रहे हैं, हमारा एतराज पहले भी बेंच पे था, जब नकवी साहब और एजाजुल हसन साहब पे हमने एतराज किया था कि वो दोनों जजेस में ना बैठें, और वो फिर जजेस बजाय इसके कि दूसरे दो जजेस बैठाए जाते, उनको निकाल ही दिया था, और फिर दो जजेस पहले ही रिक्यूज कर गए थे, तो वो बेंच की सूरत हाल शुरू से तो यही बनी रही। ठीक है नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। गौर खान साहब, पहला सवाल तो जो मैंने किया था, आपकी क्या राय है? सस्टेनेबल है ये पार्लियामेंट का जो कानून साजी है, या आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तासुर जाएगा? जैसे यासीन आज़ाद साहब कह रहे थे, हम तो उनको कह रहे थे कि ख़ुद ज़रा अपने अंदर झांक लो, अगर अपने अंदर नहीं झांका है तो जाहिर है पाकिस्तान बार कौंसिल की डिमांड थी, बार कौंसिल्स की डिमांड थी, इसके ऊपर एक रद्द अमल था सुओ मोटो पर, तो फिर जाहिर है कानून साजी तो होनी थी। तो आपको लगता है कि ये इसमें मुस्तरद होने का इम्कान है, चैलेंज होने का इम्कान है? नदीम साहब, पहले तो सिर्फ इतना अर्ज करूँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा था उससे नदीम साहब हारून रशीद साहब से, विद रिस्पेक्ट को चीफ जस्टिस जहन बना चुका है, वैसे ऐसे ऑब्जर्वेशन नहीं देने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल उसने कोई ऐसा जहन बनाया है। जो भी वो करते हैं जज साहिबान पे ट्रस्ट करे, एंड द लॉ विल टेक्स इट्स ओन कोर्स। और अगर कोई भी मेरा सवाल इस गौर खान साहब, मेरा सवाल इस तनाजुर में था कि फुल कोर्ट का मुतालबा पहले दिन से है, मुसलसल के साथ है, लेकिन क्यों जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब क्यों नहीं तश्कील दे रहे फुल कोर्ट? बसद एहतराम मैं कहता हूँ, नहीं जज साहिबान कोई भी हो, जिसके भी फेवर में लेट देम डिसाइड, ताकि वो। लेकिन जहां तक सर आपका सवाल है नदीम साहब, जो आपका क्वेश्चन है कि ये सस्टेन कर जाएगा कि नहीं करेगा, तो मेरा ख्याल है ये कोई 50-50 चांसेस लग रहे हैं। उसकी कोई रीजन है। वो रीज़न यही है कि आदो सुप्रीम कोर्ट में 2-3 सवाब दी, तो ये तो इस्तेकाक है पार्लियामान का कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे अगर आइन उसको इजाज़त देता है तो आइन के दायरे में रहते हुए वो कानून साजी करे। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर जिस पे ये कानून साजी कर रहे हैं, वो आइन में ये लिखा हुआ है कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसके मुताबिक पार्लियामान कानून साजी कर सकती। उस पैरेलल लेजिस्लेटिव लिस्ट में पार्लियामान पे ये कदम है कि सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड कानून साजी ये नहीं करेगी। वो सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड कानून साजी जो है वो आइन के मुताबिक होगी। और आर्टिकल जो 184 है उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के लिए पार्लियामान करे, ये सुप्रीम कोर्ट खुद अपने लिए रूल वज़ा करेगी। अलबत्ता रूल्स के लिए ये जरूर है कि रूल जो है वो सब्जेक्ट लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज करते हुए ये समझा कि ये सिर्फ रूल्स के हद तक है और हमारा जो प्रोसेस है, फिर तो ये लॉ बच जाएगा। और अगर नहीं कहा तो ये मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट होल्ड करे कि आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने के लिए आप ये तरीक़ेकार नहीं अडॉप्ट कर सकते थे। अब यासीन आज़ाद साहब, आपको क्या वजह दिखाई देती है कि हम 4 मेंबर बेंच तक पहुंच गए हैं, लेकिन फुल कोर्ट तश्कील देने में क्या चीज़ माने है? इतनी ज़्यादा डिमांड के बावजूद, लीगल फेटर्निटी के कहने के बावजूद नहीं ये मसला हल हो रहा? देखें सर, इस वक्त जो पोजीशन है वो इसलिए संगीन है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये बात कह दी कि जो जजमेंट हमने पहले दिया है वो 4 और 3 का है। ये आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आई है, जज साहिबान के दरमियान आई है कि सवाल ये पैदा होता है ये फैसला 4 या 3 का है या 3 और 2 का है। जब ये एतराज जज साहब की तरफ से आ गया तो उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीख कैसे दी और प्रेसिडेंट से मशवरा कैसे किया। तो मैं कहता हूँ कि पहले इस नुक्ते को हल करना बहुत जरूरी है कि ये फैसला 4 का है या 3 का है या 3 या 2 का है। नहीं, वो तो यासीन आज़ाद साहब उस नुक्ते पर तो नहीं वो आ रहे ना, वो तो ये कह रहे हैं कि वो बराह रास्त जो बुनियादी मुहर्रक है उस सारी सूरत हाल का, उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं। देखें, आप जो सूरत हाल अगर आप 4 जजेस का सुनते हैं
तो हर आदमी को ये पता है कि 3 और 1 का जजमेंट होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये प्रिजम्पशन जो लोगों की है कि ये जो बेंच के अंदर लोग बैठे हुए हैं इनका फैसला 3 और 1 का होगा, तो पहले से ही आम आदमी अगर ये तजजिया कर लेता कि ये जो इस टाइप का फैसला आएगा तो इसको बेहतर इदारे की डिग्निटी की बेहतरी में यही है कि आप फुल कोर्ट बना लें और इन मामला को जाके फुल कोर्ट में तय कर लें, ताकि हमारे इदारे पे कोई आदमी उंगली न उठा सके। इस वक्त बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के इदारे पे उंगली उठाई जा रही है, इदारे की डिग्निटी बुरी तरह से मजरूह हो रही है। इन तमाम चीज़ों को सेटल करना ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है। अब कल अगर यही 4 आदमी सुनते हैं केस में, तो एक जज साहब ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करने का इख्तियार ही नहीं रखता था, क्योंकि 4 आदमियों ने ये कह दिया कि ये पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है। इसका तयन कौन करेगा? इसका तयन भी तो सुप्रीम कोर्ट की खुद बेंच कर सकती है कि 4 और 3 का है या 3 या 2 का फैसला है, ये फुल बेंच ही कर सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। और कल अगर ये 4 आदमी को जजमेंट देते हैं तो उसमें एक आईनी बहरान मजीद बढ़ेगा और मामला खराब होंगे। मैं आता हूँ यासीन आज़ाद साहब। अच्छा, हारून रशीद साहब, आप क्या समझते हैं, आईनी बहरान बढ़ेगा? देखिए, ये तो 2-3 चीज़ें बड़ी इसमें वैलिड हैं। एक, अगर आपको याद हो तो जस्टिस मंसूर अली खान ने कहा था कि इस बात का तो तयन कर लो कि ये जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं इसकी वजह जो है उसके अंदर तो जाया जाए ना। और दूसरा, अब ये जो 2 जजेस ने कहा कि ये 4-3 का फैसला है, अब ये बुनियादी नुकात थे वो तो नज़रअंदाज हो गए हैं। तो फिर मैंने आपसे शुरू में भी ये सवाल किया था कि फिर जो भी आप यासीन आज़ाद साहब कह रहे हैं कि बहरान बढ़ेगा, तो आपको भी लगता है कि ये बहरान ना सिर्फ आईनी हो जाएगा बल्कि ये इंतज़ामी बहरान में भी ढल जाएगा? डेफिनेटली ये पॉलिटिकल बहरान भी होगा और आईनी भी होगा, इसलिए कि पहले 2 जो जजेस साहिबान ने अतर मनोल्लाह साहब और या अफरीदी साहब ने ये अपने ऑर्डर में ऑब्जर्व किया था कि जो ऑलरेडी पेंडिंग पिटीशंस हैं हाई कोर्ट लाहौर में और पेशावर, अगर इस सेम मैटर से मुतल्लिक़ हैं तो पहले उनका डिसीजन आना चाहिए, लेकिन वो इससे पहले की दायर शुदा हैं, लेकिन अभी तक उनका डिसीजन इस वजह से नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन ले लिया था। तो अब ये मामलात सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के हल होंगे कि अगर फुल बेंच बैठ जाए तो मेरा ख्याल है यूनानिमसली जो फैसला भी आएगा वो सारों को एक्सेप्टेबल होगा। अब इसमें गौर खान साहब, ये जो लेकूनाज हैं, आप नहीं समझते हैं, ठीक है आप लोग केस लड़ रहे हैं, इंतखाबात चाहते हैं, होने चाहिए, सब कहते हैं, लेकिन जो लकूनाज हैं वो दूर नहीं होने चाहिए। अगर उनके साथ ही कोई फैसला आ जाता है तो वो फैसला तो यकीनन एक मुतनाज़ा फैसला करार पाएगा। नदीम साहब सही कह रहे हैं कि होने तो ऐसे चाहिए सारे क्वेश्चंस के जवाब हो, लेकिन एक्चुअली तरीक़ेकार यही है कानून और आइन के मुताबिक कि जो पिटीशन फाइल करे उस पिटीशन में उसने जो क्वेश्चंस उठाए हों उस क्वेश्चन पे फैसला हो जज साहिबान ने करना है, और अगर उसमें जो एग्रीव्ड पार्टी है उसकी ग्रीवेंस के मुताबिक फैसला करना है। अब कोई भी पार्टी, हुकूमत भी मौजूद थी, अपोजिशन भी सारे मौजूद थे, जो पंजाब के हैं वो सारे मौजूद थे, कोई ऐसे और बाकी भी जनरल पब्लिक है, किसी एक ने भी पंजाब या केपी की असम्बली को चैलेंज नहीं किया था कि असम्बलियाँ गलत डिसॉल्व हुई हैं। सेकंड, असम्बली का डिसॉल्व करना एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कभी भी असम्बली की डिसोल्यूशन की तरफ नहीं जाती। पहले भी जब असम्बली 58-B में तक डिसॉल्व हुआ करती थी तो वो अपना मुतालिका वज़ीर आज़म या चीफ मिनिस्टर पार्लियामेंट जाता और वो चैलेंज करता था। ये वो लोग आए नहीं है, नए MNA भी नहीं आए, उस असम्बली में सारे हुकूमत के और जो भी मेंबर पार्टीज है उनके मेंबरान मौजूद थे, उन मेंबरान साहबान ने भी पिटीशन नहीं की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने सिरे से ये क्वेश्चन ही नहीं था कि असम्बली सही डिसॉल्व हुई है या गलत डिसॉल्व हुई है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट उस क्वेश्चन की तरफ जा नहीं सकता था। और बसद एहतराम जो मंसूर अली शाह साहब ने ऑब्जर्व किया था या अतर मिनल्लाह साहब ने कहा था कि ये भी एक क्वेश्चन है, तो ये चूंकि सो मोटो प्रोसीडिंग्स है सच नहीं थी, सो मोटो भी विद रिस्पेक्ट टू वो क्वेश्चन था और वो था आर्टिकल 90 के मुताबिक था, आर्टिकल 105(3) के मुताबिक था कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं कि नहीं। अब चूंकि वो मसला तो खत्म हो गया है, एक सबसीक्वेंट इवेंट आया, वो सबसीक्वेंट एक इवेंट है कि सही या गलत, लेकिन सदर ने एक डेट दे दी, उस डेट पे फैसला आया और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम 90 डेज में इलेक्शन करने के पाबंद है,
प्रोवाइडेड हमें ये 3 सहूलतें मिल जाए, पर्सनल मिल जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो और हमारे पास फाइनेंसेस हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सारे इदारों से पूछ करके ये डायरेक्शन करना है कि आइन के आर्टिकल 220 के मुताबिक आप क्यों कर नहीं दे सकते। तो मेरे पास अब चूंकि वक्त थोड़ा है, यासीन आजाद साहब, आप समझते हैं कि फैसला मुतनाज़ा समझा जाएगा? बिल्कुल 100% जो इस वक्त अगर यही चार जज साहबान अगर सुनते हैं और डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के दरमियान 4 और 3 और 3 और 2 का है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। और कल कोई रिव्यू पिटिशन आती है, लंबा चौड़ा वहाँ रिक्वेस्ट की जाती है फुल कोर्ट बना दें, तो बहुत सारे फैसले जो बर्तन फर्तन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जिस तरह 63 वाला है, ये फैसला है, इवन बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन दी गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 3 दिन तक जज साहबान कहते रहे कि कानून और आइन इजाजत नहीं देता, तो फिर कौन से कानून और आइन के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा साहब को 6 महीने की एक्सटेंशन दी थी। तो बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिनको कंसिडर करना जरूरी है, जिन पर फुल कोर्ट बनाना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट ने कल जो कानून पास किया, सेनेट में भी बड़ी मेजॉरिटी से बिल को पास कर दिया, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं इंडिया की मिसाल बार बार देता हूँ कि वहाँ सो मोटो एक्शन पूरे इंडियन दौर में 3 दफा हुआ। कोई सो मोटो पिटिशन आती है तो पूरा सुप्रीम कोर्ट पहले बैठता है, मुशावरत करते हैं और मुशावरत करने के बाद उस केस को फिर कोर्ट में लेके आते हैं। उन्होंने पैरामीटर तय किए हुए हैं। और मैं शुरू से कहता हूँ कि 184(3) में कार्रवाई करने से पहले कोई पैरामीटर तो तय कर लें कि वो पिटीशन कौन सी होगी जो मेंटेनेबल होगी और वो कौन सी नहीं होगी। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौर खान साहब और बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।